हाँ भाई, जय हिंद सभी को। क्या हाल है आप सभी की? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो ये अपना कॉन्सेप्ट नंबर 7 है ऑफ 90 डेज 90 कॉन्सेप्ट, एंड टुडे वी विल लर्न रजिस्टिविटी वर्सेस रेजिस्टेंस। यार, ये रजिस्टिविटी वर्सेस रेजिस्टेंस का जो कन्फ्यूजन है ना, ये क्लास 12 से चालू होता है और ये बीटेक में भी ख़त्म नहीं होता है। ये ऐसा टॉपिक है, बट आज के बाद ये टॉपिक तुम खुद से फील करने वाले हो और मज़ा आ जाएगी भाई। ऐसा फील करोगे कि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल से नहीं भैया, रेजिस्टेंस ये होता है, रजिस्टिविटी होती है, हमको कन्फ्यूजन ही नहीं है। और बस फील करते जाओगे। चलो ठीक है, तो अब चालू करते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है उसके बाद समझेंगे रजिस्टिविटी क्या होती है। ठीक है, देखो रेजिस्टेंस ना एक कॉमन वर्ड है। कॉमन मतलब इंग्लिश का एक कॉमन वर्ड है जिसका मतलब होता है अपोजिशन। मतलब जैसे मैं क्रिकेट खेलने के लिए अपने दोस्त को बुलाता हूँ, तो मेरा दोस्त बोलता है नहीं भाई मैं नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाऊँगा? उसके पास कोई रीज़न नहीं होता भाई, है ना। तो वो मेरी बातों को विरोध मान रहा है, वो मेरी बातों को नहीं मान रहा है, विरोध कर रहा है, उल्टा बोल रहा है मेरे से कि भाई तू भी मत जा, है ना। वो मेरे को क्या कर रहा है? क्रिकेट खेलने से रोक रहा है, अपोज कर रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? वो मुझे एक रेजिस्टेंस दे रहा है क्रिकेट खेलने के। रेजिस्टेंस ऑपोजिशन थोड़ा सा रिलेट करता है, समझ में आया इतना? चल आगे बढ़ते हैं। अब हम उठाते हैं किसको? हमारी प्यारी पानी की टंकी को। भैया आप पानी की टंकी हमेशा लेके आते हो। अरे भाई पानी की टंकी लाके आएंगे फिर से। ठीक है, देखो जैसे मैंने आपसे बोला ये हमारा प्यारा था घर। ठीक है, ये हमारा प्यारा था घर। इस घर में आपने छत में एक पानी की टंकी रखा हुआ है। ठीक है, देखो पानी की टंकी रखा हुआ है। अब मैं यहाँ दो केसेस बना रहा हूँ। ठीक है, ये पहला केस है और दूसरा केस मैं यहाँ पर सेम घर बना रहा हूँ और सेम पानी की टंकी रख रहा हूँ। ठीक है, सेम होम है और सेम पानी की टंकी रखी हुई है। चलिए, पहले केस में मैंने क्या किया, इस टंकी से एक पतला पाइप निकाला, ठीक है, और यहाँ पर लाके छोड़ दिया। और इसी टंकी से सेम जगह से यहाँ थोड़ा ऊपर दिखा रहा हूँ एक मोटा पाइप लेके आया, मोटा सा पाइप लेके आया, मोटा सा, और ला करके यहाँ छोड़ दिया। दिस इज थोड़ा सा मोटा सा पाइप है और ये वाला जो पाइप है ये वाला थोड़ा पतला सा पाइप है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पर टैप में पानी का फ्लो कहाँ ज़्यादा रहने वाला है, इस कंडीशन पे ये टैप नंबर 1 है, ये टैप नंबर 2 है। मतलब ये नल पहला, ये नल दूसरा। अगर आपसे कोई पूछे भैया कि कौन से नल में ज़्यादा पानी तेज आएगा, तो आप बोलोगे भैया ये मोटा पाइप से जुड़ा है तो इसमें तेज आएगा, ये पतला पाइप से जुड़ा है तो इसमें थोड़ा धीरे आएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर जो फ्लो है, यहाँ पर जो फ्लो है वो डिपेंड कर रहा है मोटे और पतले, मोटे और पतले, या फिर मैं बोल सकता हूं ये पाइप के एरिया पे डिपेंड कर रहा है। इतना मोटा पाइप का एरिया ज़्यादा, पतला पाइप का एरिया कम। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा उसका फ्लो, उतना तेज पानी निकल रहा है उससे। ठीक है, तो ये फ्लो किस पे डिपेंड कर रहा है भैया? आपने बोले एरिया पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, इसी एरिया को साइंस में बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, चलो ये तो पहला केस हो गया। सेकंड केस में आते हैं। सेकंड केस में मैंने आपसे बोला कि आपने इस केस में मोटा पतला पाइप लिया था। अब इस केस में ना पाइप दोनों सेम लो, दोनों पाइप की मान लो मोटाई सेम है। ठीक है, और आपने पाइप निकाला, यहां लाके छोड़ दिया पहला पाइप, दूसरा पाइप निकाला, दूर लेके गए और यहां लाके छोड़ दिए। मान लो ये दूर जो लेके गए थे ना, ये 100 मीटर दूर लेके गए थे। ठीक है, 100 मीटर, और यहां पर कितना 10 मीटर दूर लेके गए थे। मुझे अब एक बात बता दो, ये टैप 1 है, ये नल एक पहला, ये नल दूसरा, कौन से नल में तेज पानी आएगा? आप बोलोगे भैया वो तो बहुत दूर है दूसरा वाला नल, तो क्या पानी वहां धीरे आएगा? अरे सोच ले, सोच आग बंद कर उसको सोच। तेरे घर में अगर पानी वानी आता है म्यूनसिपैलिटी का, तो अगर तेरे घर टंकी के पास में है ना, तो तेरे घर का पानी बहुत तेज आएगा। और दूर वाले का क्या आता है? थोड़ा दूर आता है। क्यों आता है? क्योंकि भाई यहाँ पर लंबाई बढ़ गई उस पाइप की। तो मैं कैसा बोल सकता हूँ, ये जो फ्लो है वो फ्लो किस पे इनवर्सली डिपेंड कर रहा है? उसके लेंथ पे। अरे लेंथ पे इनवर्सली डिपेंड कर रहा है, मतलब जितनी लंबी लेंथ उतना कम फ्लो, जितना कम लेंथ उतना ज्यादा फ्लो। देखो फ्लो और लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां लेंथ को बढ़ाएगा तो 1 कुछ चीज बढ़ती है, तो फ्लो की वैल्यू कम आ रही है। ठीक है, ये तो आपने भैया फ्लो बता दी है। अब इसी का उल्टा, मैंने आपसे ये चीज बोला था स्टार्टिंग के एग्जाम्पल में, मैं किसी काम को करने को जा रहा हूं, उस काम के बाधा को आप बोलते हो उसका अपोजिशन। ठीक है, ये फ्लो हो रहा है पानी।
अब इस पानी का मैं ये बोल सकता हूं, ये पानी फ्लो हो रहा है, तो पानी को रोकने के लिए एक अपोजिशन आ रहा होगा, ठीक है, रोक रहा होगा। अब जैसे कैसे कैसे, फिर देखो यहां पर पतला पाइप, मोटा पाइप। मोटे पाइप में मैं बोलूं तो फ्लो अच्छा है, पतले पाइप में फ्लो कम है। अगर पतले पाइप का फ्लो कम है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं पतला पाइप रोक रहा होगा, अपोज कर रहा होगा। पतला पाइप अपोज कर रहा होगा, समझ में आ रहा है? पतले पाइप से पानी कम निकल रहा था, मतलब पतला पाइप अपोज कर रहा था। इतना समझ में आया? तो क्या मैं बोल सकता हूं, पहली बात मैंने फ्लो की करी थी, अब बात कर रहा हूं मैं अपोजिशन की। अब बात कर रहा हूं मैं किसकी? अपोजिशन की। तो अपोजिशन तुम मुझे बताओ किस पे ज्यादा हो रहा है, पतले वाले में कि मोटे वाले में? पतले वाले में। मतलब जितना कम, जितना छोटा पाइप उतना ज्यादा अपोजिशन, और जितना बड़ा पाइप उतना कम अपोजिशन। पतला पाइप ज्यादा अपोजिशन, मोटा पाइप कम अपोजिशन। इनवर्स रिलेशन आ रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूं? अपोजिशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया या क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखो सीएस से लिखा था ऊपर मैंने, ठीक है। इस पे भी बता दो भैया, देखो फिर से देखो, यहां पर फिर से समझना। फ्लो को रोकने के लिए अपोजिशन, लंबा वाला जो पाइप था उस पे पानी धीरे आ रहा था, मतलब लंबा वाला पाइप ज्यादा अपोज कर रहा था, लंबा वाला पाइप ज्यादा अपोज कर रहा था। तो अपोजिशन क्या मैं बोल सकता हूं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके? अरे लंबाई के, लेंथ के। ओहो हो, तो इसी अपोजिशन को तो हमने स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस कहा था, इसी अपोजिशन को तो हमने स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस कहा था। रेजिस्टेंस मतलब कुछ नहीं, अपोजिशन भाई। किस चीज का अपोजिशन? अरे किसी भी कार्य का अपोजिशन। इसमें इस एग्जांपल में कार्य क्या हो रहा है? पानी का बहना। पानी का बहने को रोकने को अब रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस किससे से डिपेंड कर रहा है? देखो, जितना मोटा पाइप उतना कम रेजिस्टेंस, जितना लंबाई ज्यादा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। तो क्या इन दोनों को मिला दूं? हाँ भैया मिला दो। मतलब भैया आप ये बोल रहे हो कि ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके? पहली चीज, जितना लंबा ज्यादा, जितना लंबा पाइप उतना धीरे पानी, मतलब उतना रेजिस्टेंस ज्यादा। और जितना पाइप मोटा उतना रेजिस्टेंस का, मतलब इनवर्सली, तो इसको बोलूंगा मैं एरिया। क्या इतना समझ में आया? क्या फिजिकल लाइफ का रेजिस्टेंस क्या होता है, पानी की टंकी का रेजिस्टेंस क्या होता है? क्या इतना समझ में आया? क्या इतना फील आया? मेरे ख्याल से इतना फील आ गया होगा। चल अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, या हम बात करते हैं हमारी टेक्स्ट बुक जो है 12th की उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये आती है कि भैया आपने जनरल लाइफ में तो बता दिया, अब आते हैं किस पे? अपने इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू में क्या सिस्टम चलता है ना भाई, इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसा सिस्टम चलता है, जैसे मान ले तेरा एक ये घर से तूने एक कॉपर का टुकड़ा उठाया, कॉपर का तार उठाया, और उस कॉपर के तार में जब तूने एक वोल्टेज को लगाया, तब मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि चार्जेस कैसे फ्लो करता है, मैंने ये भी बताया है करंट कैसे फ्लो करता है। जैसे ही तूने वोल्टेज V लगाया तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ आ जाएगा, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल यहाँ आ जाएगा। कंडक्टर के अंदर, या मैं बोलूँ मेटल्स के अंदर, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है इस पॉजिटिव की ओर क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे, मतलब मूव करना चालू कर देंगे। अब इलेक्ट्रॉन का जिस भी डायरेक्शन में मोशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन पे चलता है कौन? करंट। तो करंट कैसे चलेगा भाई? ऐसे चलेगा, करंट ऐसे चलेगा। देखो ये गया सर्किट से, ऐसा करंट आया, करंट ऐसा आया, करंट पॉजिटिव से निकला और नेगेटिव से अंदर घुस गया भाई, तो करंट कुछ ऐसा मूव कर गया। ठीक है भैया, ये तो आपने बता दिया मोटा मोटा वाली बात। चलो अब हम क्या करते हैं ना, हम ये जो कंडक्टर उठाया था, हमने ये जो मेटल उठाया था, ये हमने जो ये कंडक्टर उठाया था, इस कंडक्टर का माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं। माइक्रोस्कोपिक व्यू, माइक्रोस्कोपिक व्यू का मतलब क्या भैया? आपने माइक्रोस्कोप लिया और कंडक्टर के अंदर देख रहे हो कि क्या क्या है, कैसा है, ठीक है, तो देखते हैं, ठीक है। चलो कंडक्टर का माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं। क्या देख रहे हैं भैया? हम देखने वाले हैं माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ कंडक्टर। क्या देख रहे हैं? माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ कंडक्टर, या किसी भी चीज को मान लो, है ना, माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ एनी मटेरियल, मटेरियल मान लो, ठीक है, मटेरियल। देखो क्या होता है, जब आप
मटेरियल को उठाओगे ना, तब आप देखोगे कि मटेरियल जो बनता है वो बहुत सारे एटम से बनता है। किससे बनता है? एटम से। जैसे मैंने बोला मार्कर, मार्कर तुमको दिख तो रहा है कि सॉलिड से चीज है, बट ना इसके अंदर बहुत सारे छोटे 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 क्या है, एटम्स है। और वो एटम्स ऐसे ही नहीं है, एटम एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं। इसका मतलब क्या भैया? देखो, एटम अरेंजमेंट का मतलब ये होता है, जैसे मान ले एक तूने क्यूब बनाया, ठीक है, जैसे मान ले तूने क्यूब बनाया, ये एक क्यूब बनाया ऐसा, ठीक है, एक क्यूब बनाया, फिर तूने सेकंड क्यूब बनाया, फिर तूने थर्ड क्यूब बनाया, फिर तूने फोर्थ क्यूब बनाया, मान ले से क्यूब बनाया, ठीक है। फिर ये तूने ऐसा जोड़ दिया, ये तूने ऐसा जोड़ दिया, फिर आगे भी तू क्यूब बन रहा है, ऐसे जोड़ ले, ये ऐसा जोड़ लिया, ये ठीक है, ये ऐसा, फिर अगला मान ले तूने ऐसा जोड़ दिया, फिर अगला ऐसा जोड़ दिया। देखो क्यूब बना रहा हूँ मैं, कैसे समझ में आना चालू होगा आपको, देखो है, ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखिए ये हो क्या रहा है, ऐसा मान कि ये जो है ना, ये एक पूरा एक क्यूब है। क्यूब समझता है क्या होता है? क्यूब, जिसकी आपके डब्बा मान ले, तेरे घर में जो डब्बा आता है, देख ऐसा, ये क्यूब दिख रहा है, और ये ऐसे 4 क्यूब्स को मैंने साथ में लगा दिया है। देखो ये 4 क्यूब्स को ऐसे मैंने साथ में लगा दिया, देख ये क्यूब है, दिखा तेरे को, ये एक क्यूब है, ऐसे 4 क्यूब्स को मैंने एक साथ रखा है, दिख रहा है। अब होता क्या है ना भाई, ये जो एटम, मान ले तेरा ये जो कॉपर का तार था, इस कॉपर के तार में फंडामेंटल चीज ये चलती है कि जो कॉपर होते हैं ना, कॉपर के जो एटम्स होते हैं यहाँ पर रेगुलरली अरेंज होते हैं। रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि कॉपर के एटम ना इसके वर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होगा, कॉपर का एटम यहाँ होगा, कॉपर का एटम यहाँ पर होगा, कॉपर का एटम यहाँ होगा, कॉपर का एटम यहाँ होगा, कॉपर का एटम यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ पर होगा, ऐसे ऐसे ये कॉपर के एटम क्या होंगे, बैठे होंगे अपनी जगह पे। क्या होते हैं? कॉपर के एटम ऐसे बैठे होते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ बैठे नहीं होते हैं, ये क्या करते हैं ना, अपने पास में बैठे बैठे से हिलते होते हैं। ये बैठे हैं कॉपर के एटम, ऐसे ऐसे हिलते होंगे, अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। अब ये वाइब्रेट क्यों करते हैं? एटम वाइब्रेट करते हैं अपने थर्मल एनर्जी के चक्कर में। अब थर्मल एनर्जी क्या होती है? देखो हमारे जो घर में टेम्परेचर होता है 25 डिग्री, 27 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, तो भाई टेम्परेचर तो है, और वो टेम्परेचर इस मटेरियल में भी आ रहा है, कॉपर के तार में भी आ रहा है। तो कॉपर के तार में जब टेम्परेचर आया तो कॉपर के जो एटम थे, ये मान लो कॉपर का एटम थे, ये कॉपर का एटम जो होगा ना, अपने मीन पोजीशन से वाइब्रेट कर रहा था, अच्छा वाइब्रेट कर रहा था, इतना समझ में आया। चलो भैया ये चीज लिख दो, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख रहा हूं मैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या लिख रहा हूं मैं? पहला पॉइंट ये लिख रहा हूं कि atoms of the material vibrates, है ना, एटम्स ऑफ द मटेरियल वाइब्रेट्स, पहला पॉइंट, ठीक है। चलो अब ये अलग अलग चीज क्या बता रहे हो, अगला चीज मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, जब एक आप एटम के स्ट्रक्चर को देखोगे ना, तो एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। देखो एटम का स्ट्रक्चर बता रहा हूं, ठीक है। एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक सर्कुलर शेप का होता है, मतलब ऐसा स्फेरिकल शेप का होता है, जिसपे सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर ऑर्बिट में क्या होते हैं? घूम रहे होते हैं। और प्रोटॉन कहां प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस पे। और न्यूट्रॉन कहां प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस पे, ठीक है। अब जैसे ही तुमने एनर्जी दी ना, तो इलेक्ट्रॉन अपने शेल को छोड़ के आ गया बाहर, है ना। शेल को छोड़ के जैसे ही बाहर आया तो ये इलेक्ट्रॉन बन गया फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्या बन गया? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है ना भाई कि ये इलेक्ट्रॉन को जब तुम एक धक्का लगाओगे, जब तुम एक वोल्टेज प्रोड्यूस करोगे, जब तुम एक वोल्टेज डालोगे, तो ये इलेक्ट्रॉन मोशन करना चालू कर देगा। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पहले था, ये था बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। बाउंडेड क्यों भाई? ये न्यूक्लियस के में जो प्रोटॉन था, प्रोटॉन अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को खींच के रखा था, तो ये था क्या? बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। ये था क्या? ये था बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे ही मैंने इस बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी दी, तो ये एनर्जी ले करके बन गया क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन। और इस फ्री इलेक्ट्रॉन के पास ये कैपेबिलिटी है कि तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई और वो क्या करेगा? भागना चालू कर देगा। तो कॉपर के एटम में ना ऐसे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन कहां पर होते हैं? अपने रूम टेम्परेचर पे होते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पे होते हैं, ठीक है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे। मतलब अगर मैं एग्जांपल दूं तो 10 to the power 28, मतलब 10 to the power 28 नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 मीटर क्यूब में। समझो कितना ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो अब तूने क्या किया? अब तूने अगर मान ले इस कॉपर में जो कि यहां बना है, इसी का माइक्रोस्कोपिक व्यू ये है, अब तूने वोल्टेज लगाया, जैसे ही तूने वोल्टेज लगाया ना, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन
भागना चालू किए, ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या किया, भागना चालू किए। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब भागेगा, अब समझना, इसको मैं एक दूसरे उसमें बना रहा हूं, ठीक है। जैसे मान ये तेरा एक क्या है, एक एटम उठा रहा हूं, एक एटम, एक लैटिस उठा रहा हूं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लैटिस स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, लैटिस स्ट्रक्चर। तो मैंने एक लैटिस उठाया, ठीक है भैया। इस लैटिस में आपने बोला कि जो एटम्स थे ना, ये एक रेगुलर पैटर्न में बैठे रहते हैं। एटम कहाँ बैठे होते हैं, रेगुलर पैटर्न में। जैसे इस कॉर्नर में बैठा है, 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 इस पे बैठा है और इस पे बैठा। मान ले बीच में एक आध दो और बैठे हैं ऐसे। जैसे मान लो एक बड़ा सा क्यूब है, तो सारे कॉर्नर में चार यहाँ चार यहाँ, ऐसे दो चार नीचे चार ऊपर, और बीच में एक आध दो और बैठा दे, ठीक है। अब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है। मान ले जब ये इलेक्ट्रॉन पे धक्का लगा, वोल्टेज के कारण एक फोर्स लगा, तो इलेक्ट्रॉन मोशन करना चालू करेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, मुझे एक बात बता कि एक कमरे में जब तू भागना चालू किया और अगर मैंने सामने एक चेयर रख दी, तो तेरी क्या मोशन में ये चेयर प्रॉब्लम करेगी? क्या ये चेयर तेरी मोशन में प्रॉब्लम करेगी? और बात ये है ना, यहां पर सिर्फ ये बैठा नहीं है, ये एटम अपने पोजीशन से ऐसे ऐसे हिल रहा है, रैंडम मोशन कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है भाई। इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन को जो भागना चाह रहा था उससे भिड़ जाएगा। देख, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा, इलेक्ट्रॉन भागना चालू किया, ये हिल रहा है एटम, ये हिल रहा है एटम ने मून पोजीशन पे, अरे धौड़, रुक गया, एटम रुका, बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो थी अभी भी। अरे वोल्टेज था, वोल्टेज मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड तो थी। फिर एटम अपनी जगह से निकला, फिर दूसरा उसमें आ गया, फिर से टकराया। भैया ये क्या हो रहा है? भैया यहाँ तो ये हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करना चालू कर रहा है तो वो एटम से टकरा जा रहा है बार बार। अरे तो यही तो दिक्कत आ रही है ना इस मटेरियल पे। यह मटेरियल जो है, इसके अंदर के एटम इस इलेक्ट्रॉन के मोशन को रोक रहे हैं, रुकावट डाल रहे हैं, या मैं बोलूं तो अपोजिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसी अपोजिशन को रेजिस्टेंस कहते हैं भाई, इसी अपोजिशन को रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस फील हुआ? आई थिंक फील हुआ होगा। अगर फील हुआ है तो यहां पर 2 पॉइंट्स में लिखना चाहता हूं, ठीक है। 2 पॉइंट्स में लिखना चाहता हूं। पॉइंट्स क्या है भाई? पॉइंट्स ये हैं, देखो पॉइंट्स ये हैं। क्या है पॉइंट भाई? पॉइंट ये है पहला कि पहला लिखा था एटम ऑफ द मटेरियल वाइब्रेट। ये एटम क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन मटेरियल, जब इलेक्ट्रॉन इस मटेरियल में मूव करता है तब होता क्या है भैया? देन मूविंग इलेक्ट्रॉन, जो मूव करता है, मूविंग इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विथ किसके साथ? वाइब्रेटिंग एटम के साथ। कोलाइड्स विथ वाइब्रेटिंग एटम एंड hence this vibrating atom ये लिख रहा हूं, creates क्या क्रिएट्स करता है? हिंड्रेंस। क्या क्रिएट्स करता है? अरे हिंड्रेंस करता है, ऑपोजिशन करता है। इसी को तो बोलते हैं रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर मैं बोल सकता हूं चार्ज, ठीक है। हेंस दिस इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। समझ में आया है क्या? आ गया हो तो फटाफट नोट कर लो यार। जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा है, छोटा छोटा डायग्राम बना लो इस टाइप का, ठीक है। और उसके आगे का हम समझते हैं आगे, ठीक है। जल्दी से फटाक से नोट कर लो। हाँ भाई, तो हो गया नोट? चलो, अगर नोट हो गया हो तो हमने अभी तक क्या समझा? हमने ये समझा सबसे पहले एटम अपनी पोजीशन में वाइब्रेट कर रहा होता है। इलेक्ट्रॉन को जब तुमने वोल्टेज लगाया तो इलेक्ट्रॉन भागना चालू किया। अब ये इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन, इस एटम से टकराया, अपनी एनर्जी को लूज कर दिया। मुझे एक बात बताओ, हमने एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है। अरे हम ये जानते हैं कि एनर्जी होती है ना, आप उसको बना नहीं सकते, एनर्जी को आप बर्बाद भी नहीं कर सकते, बट एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म पे कन्वर्ट कर सकते हो भैया। मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था तो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी थी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करते करते से टकराया, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। अबे इलेक्ट्रॉन की वो एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाएगी क्या? नहीं भैया, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। ये एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किस पे? हीट पे। और यही कारण है आपने अपने घरों का इलेक्ट्रिक हीटर देखा होगा। आपने अपने घरों में पहले के ज़माने में फिलामेंट बल्ब आते थे, येलो कलर के जलते थे। ये किस पे बेस्ड थे? ये इसी रेजिस्टेंस के इफेक्ट पे बेस्ड थे। आपने करंट दौड़ाया,
आपने जब करंट दौड़ाया तो इलेक्ट्रॉन भिड़ रहे हैं बहुत तेज तेज, और यहां से हीट निकल रही है, और हीट निकल रही है तो इलेक्ट्रिक हीटर में पहुंच गया, आपकी आयरन प्रेस में पहुंच गया। ओहो हो भैया, ये तो बहुत अच्छी चीज है रेजिस्टेंस। हाँ भाई, ये बहुत अच्छी चीज है, अगर इसको काम में यूज करोगे तो ये बहुत अच्छी चीज है, वरना ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। जब आप बीटेक पढ़ोगे तब आपको ये चीज समझ में आएगा कि ये बहुत अच्छी भी चीज है, वेरस ये आपको थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स भी देती है। ठीक है, तो मैंने क्या पॉइंट बोला कि जो हीट है या फिर ये जो कोलिजन है, कोलिजन से क्या बनता है, कोलिजन से इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करता है और वो कन्वर्ट हो जाती है किस पे, हीट पे भैया। तो चलो इस चीज को लिख देते हैं यार, इस चीज को फटाफट लिख देते हैं। ठीक है, चलो कहाँ लिख दे भैया, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, चलो देखो क्या लिख देते हैं भैया, तो ये है कि इलेक्ट्रॉन loses its kinetic energy and hence heat is generated। क्या इतना समझ में आया मेरे भाई, क्या इतना समझ में आया? अच्छा, तो भैया ये तो आपने बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बताया कि रेजिस्टेंस बनता कैसे है। ठीक है, पहले हमने सबसे स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर ये चीज देखा था कि भैया आपने यहाँ पर बताया था कि जो ऑपोजिशन रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो क्या ये सब वाली बात यहाँ पर भी वैलिड होती है? हाँ भाई, ऐसे सोच के देख कि मान ले एक तेरे पास मटेरियल है, जिस मटेरियल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। अगर इस पर करंट की बात करूं तो करंट क्या है, किसी भी चीज का फ्लो। अगर कोई भी चीज का एरिया ज्यादा है तो उसमें फ्लो आसानी से होगा, एरिया ज्यादा है तो फ्लो आसानी से होगा, एरिया ज्यादा है तो फ्लो आसानी से होगा। करंट में फील कर, करंट का एरिया ज्यादा, कंडक्टर का एरिया ज्यादा, अगर कंडक्टर का एरिया ज्यादा तो करंट आसानी से फ्लो करेगा। हाँ भैया, अगर यही चीज लंबा पाइप है, लंबा कंडक्टर है, लंबा कंडक्टर है, लंबा कंडक्टर है, तो क्या फ्लो धीरे आता है, फ्लो धीरे आता है पानी का, तो क्या करंट भी धीरे आएगा? हाँ भैया, यही दोनों चीज है। ठीक है, तो यही चीजें इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो मैं ये चीज लिख रहा हूं भैया। क्या बोला आपने? आपने ये बोला कि ये जो रेजिस्टेंस होता है ना, ये जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस मतलब समझा, ऑपोजिशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके भैया? समझो, जितना ज्यादा लंबा तार उतना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा लंबा पाइप उतना कम फ्लो, उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो किसके प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली लेंथ के, मतलब जितना लंबा तार होगा ना भाई उतना लंबा रेजिस्टेंस होता है, और जितना मोटा तार उतना कम रेजिस्टेंस, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया, CSA, क्रॉस सेक्शनल एरिया। जब आप इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को अलग करते हो तो जो रेजिस्टेंस होता है वो बराबर आता है एक कांस्टेंट रो, एक कांस्टेंट आता है रो इनटू लेंथ को आपने L बोला, क्रॉस सेक्शन एरिया को आपने A बोला। ठीक है, तो ये होता है रेजिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला। भैया आपने ये रो क्या डाल दिया? देखो इसको पढ़ते हैं हम क्या, ये है एक कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट, इसको पढ़ते हैं कैसे? रो से, ROW, रो से पढ़ते हैं, और इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं रजिस्टिविटी। इसी कांस्टेंट को बोलते हैं रजिस्टिविटी। अब आ गया रजिस्टिविटी अपने पिक्चर पे, अब आ गया रजिस्टिविटी अपने पिक्चर पे। तो फटाफट इसको नोट कर लो, फिर हम थोड़ा सा मिटाते हैं और रजिस्टिविटी को बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, चलो फटाक से कर लो इसको। हो गया है क्या नोट? फटाफट चलो मिटाते हैं फटाक से, उसके बाद और रजिस्टिविटी को अच्छे से डील करते हैं। ठीक है, चलो इस चीज को मिटा रहा हूं मैं। देखो ये एग्जाम्पल का आपको समझ में आ गया होगा, नोट भी कर लिया होगा आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, चलो आ जाओ भाई। ठीक है, अब बात करते हैं रजिस्टिविटी क्या होता है। देखो रजिस्टिविटी ना ऐसे समझो, रजिस्टिविटी बेसिकली क्या चीज़ है ना। देखो अगर मैंने आपसे बोला, अगर मैंने आपसे ये चीज़ बोला कि आपका एक एटम था, ठीक है, आपका एक एटम था जिसका साइज थोड़ा छोटा था, आपका एक एटम था जिसका साइज थोड़ा छोटा था, और एक एटम था जिसका साइज थोड़ा बड़ा था। ठीक है, दो केसेस ले रहा हूँ आपको, रजिस्टिविटी समझा रहा हूँ, रेजिस्टेंस से कैसे अंतर है उस चीज़ को समझना। ठीक है, जैसे मैंने बोला आपने एक लैटिस बनाया, दिस इज योर लैटिस। ठीक है, दिस इज योर लैटिस, दिस इज अ फर्स्ट लैटिस। ठीक है, लैटिस का मतलब क्या? जहाँ पर एटम बैठते हैं, और ये आपका दूसरा लैटिस है, दूसरे एटम का है ना, जहाँ पर एटम बैठेगा। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला पहले केस में ना ये जो लैटिस का एटम था ये छोटे थे, लैटिस का एटम मान लो इतने साइज के थे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं भैया,
ये एटम बैठे हैं छोटे वाले एटम, है ना। ये क्या है भाई, ये है आपका स्मॉल एटम, ठीक है। अब मैंने बोला आपका एटम का साइज हो गया बिग, यहाँ पर आपको बिग एटम बैठाना है। तो बिग एटम बोलोगे भैया आप ये तो इतना बड़ा बैठ रहा है, ऐसा ऐसा देखो, ऐसे ऐसे, ये बैठ रहा है ऐसे ऐसे, समझ रहे हो। एटम जब बड़ा था तो अपने लैटिस का ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर रहा था। और एटम सिर्फ बैठा नहीं रहता है, एटम अपने पोजीशन से हिल रहा होता है, वाइब्रेट कर रहा होता है, और इस वाइब्रेशन के कारण ही वो इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा होता है। अबे अगर एटम का साइज ज़्यादा हुआ तो उस पर टकराव ज़्यादा हो जाएगा। सोच के देख, आग बंद कर, है ना, आग बंद कर। मान एक कमरा है, उसमें बड़े बड़े दो ठोल, मान ले कोई बड़े बड़े आदमी खड़े कर दो, तू भागना चालू करेगा तो तू टकराएगा ना, और वही पतले पतले आदमी थे तो कम टकराएगा। तो ये क्यों आ रहा है, ये आ रहा है इस मटेरियल के एटम के वजह से। अरे भैया तो यहां पर ऑपोजिशन किस में ज्यादा, इस पे कि इस पे? भैया इस पे ऑपोजिशन ज्यादा, क्यों? क्योंकि इसका साइज ज्यादा। तो मैं कैसा बोल सकता हूं, यहां पर ये वोल्टेज के कारण या कोई करंट क्या बहने के कारण ऑपोजिशन कम ज्यादा नहीं हो रहा है, या लेंथ बढ़ाने के कारण, या मैं बोलूं धक्का तेज लगाने के कारण, मोटा पतला पाइप के कारण चीजें नहीं हो रही है। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। ये रो रेजिस्टिविटी को समझा रहा हूं कैसे आ रहा है। देखो यहां पर ये जो रेजिस्टेंस है, ऑपोजिशन है, इस मटेरियल की खुद की एक सेल्फ प्रॉपर्टी के कारण आ रहा है, और उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। देखो रेजिस्टिविटी जो है ना, मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करती है, और वो क्यों करती है? ये साइज ऑफ एटम के चक्कर में डिपेंड करती है। अलग अलग एटम का साइज अलग अलग होता है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना, तो वो टकराता है अलग अलग तरीके से। भाई मोटा एटम है तो ज्यादा टकराएगा, टकरा करके देर तक का रुकेगा। तो क्या करंट का फ्लो कम ज्यादा हो रहा है? हाँ भैया, चार्जेस का मोशन कम ज्यादा हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का कम फ्लो भी कम ज्यादा हो रहा है। इस वजह से बोला जाता है कि भैया रेजिस्टिविटी जो होती है ना, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल की, ना कि डायमेंशन की, ना कि डायमेंशन की। तो मैं ये चीज लिख रहा हूं यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं इस चीज को। क्या लिख रहा हूं भैया, है ना। तो मैं ये लिख रहा हूं कि ऑपोजिशन, क्या लिख रहा हूं, ऑपोजिशन टू द मूविंग चार्ज, ऑपोजिशन टू द मूविंग चार्ज, ऑपोजिशन टू द मूविंग चार्ज इज डिफरेंट इन different material, is different in different material. Hence this property of material, this property of material is called resistivity, is called resistivity. अरे जिसका एटम मोटा उसमें क्या रेजिस्टिविटी ज्यादा, जिसका एटम पतला उसमें क्या रेजिस्टिविटी कम। अरे इतना समझ में आया, इतना क्या फील हुआ मेरे भाई? तो क्या मैं बोल सकता हूँ रेजिस्टिविटी एटम की प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ना कि उसके लेंथ की। और अरे लंबा पाइप छोड़ देगा, बहुत लंबा पाइप है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा पाइप है, बता एटम ही मोटे मोटे थे, तो रेजिस्टेंस उस मोटापा के चक्कर में ज़्यादा आ रहा है ना, कंपैरिजन टू लेंथ। मतलब लेंथ की प्रॉपर्टी नहीं है, वो प्रॉपर्टी है उस मटेरियल की। क्या इतना समझ में आया, क्या इतना फील हो रहा है भाई कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या अंतर आ रहा है? हमने जो स्टार्टिंग में बोला था, इस लेक्चर के बाद आपको रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में चिंता करने की बात नहीं है। अब देखो बात ये होती है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑपोजिशन है, रेजिस्टिविटी भी ऑपोजिशन। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, बट ये रेजिस्टेंस आता किसके चक्कर में है? रेजिस्टेंस आता है लेंथ की वजह से, रेजिस्टेंस आता है एरिया की वजह से, और रेजिस्टेंस आता है कौन सा मटेरियल आपने यूज किया इसके वजह से। मतलब ये चीज क्या बोल रहा हूं भैया, आप ये चीज लिख दो थोड़ा सा यहां पर, थोड़ा लिख के बहुत इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि अभी डिराइव किया कि रेजिस्टेंस होता है क्या, रो एल अपॉन ए। मतलब रेजिस्टेंस, जितना लंबा तार उतना रेजिस्टेंस ज्यादा, जितना पतला तार उतना रेजिस्टेंस ज्यादा, या जितना मोटा तार उतना रेजिस्टेंस कम। ये चीज आप जानते हो। देखो और ये क्या है, रो है रेजिस्टिविटी। अच्छा आपने कभी सुना है, घरों में हम यूज करते हैं कॉपर की तार, और ट्रांसमिशन लाइन जो घर के बाहर जो होती है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, उस पर हम यूज करते हैं एल्यूमिनियम का तार। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि घरों में कॉपर लगा रहे हैं, बाहर एल्यूमिनियम लगा रहे हैं? क्या कारण है? सबसे पहला कारण तो ये है कि कॉपर थोड़ा सा महंगा आता है, और घरों के बाहर आप महंगी चीज लटका दोगे तो हो जाएगी चोरी,
है ना, वो घर के अंदर लटकाया जा रहा है, महंगी चीज। क्यों? क्योंकि उस पे उसकी रजिस्टिविटी कम होती है कॉपर की। कॉपर में जो रेजिस्टेंस आता है ना वो कम आता है। देखो आपने, अगर मैं बात करूं, अगर यहां पर ध्यान से समझना, मैंने अभी एक चीज बोली कि जो रजिस्टिविटी रो ऑफ कॉपर होती है ना, सीयू कॉपर जो होती है वो कम होती है रजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम से। ठीक है, ये चीज आपने समझा। अब जब कॉपर की रजिस्टिविटी कम है तो रजिस्टिविटी अगर आप यहां डालोगे तो क्या मैं बोल सकता हूं रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर विल बी लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम। तो देखो बात क्या हो रहा है, रजिस्टिविटी के वजह से रेजिस्टेंस आ रहा है, रजिस्टिविटी की वजह से आ रहा है रेजिस्टेंस। रजिस्टिविटी मटेरियल की होती है, रेजिस्टेंस होता है पूरा सिस्टम का। तूने एक बड़ा सा तार का टुकड़ा लेके करके आया, वो बड़ा सा तार, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना मोटा है, कौन से मटेरियल का है, सब कुछ मिला करके वो रेजिस्टेंस वर्ड यूज करते हैं। बट हम बोलते हैं ना कॉपर का तार लेके आ, मतलब वहां हम स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं। अच्छा, रजिस्टिविटी का एक और नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एक पर्टिकुलर चीज का रेजिस्टेंस, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? मैंने क्या बोला आपसे? मैंने आपसे बोला कि भैया रजिस्टिविटी जो होती है ना, रजिस्टिविटी जो होती है ये इसी को कहलाते हैं क्या? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसी को बोलते हैं क्या? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है भैया। अच्छा, अब बात ये आती है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। पिछले वीडियो हमने ओम्स लॉ पढ़े थे। अगर नहीं पढ़ा है ओम्स लॉ और ओम्स लॉ को फील करना चाहता है ना भाई, तो जाके वीडियो देख ले, मजा आ जाएगी आपको, मजा आ जाएगी यार ओम्स लॉ पढ़ने के बाद। ठीक है, तो ओम्स लॉ से हमने डराइव किया था V इज इक्वल टू कितना होता है? I इंटू आर होता है। तो यहीं से यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जो होती है वो कितनी होती है भैया? ओम होती है। क्या होती है? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम। और इसका सिंबल कैसा होता है भाई? ऐसा कुछ होता है। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है भैया? ओम होती है। ठीक है, अब यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी कितनी होती है? तो देखो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है। देखो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ध्यान से समझना, यहां समझ लो। देखो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो जरा रजिस्टिविटी का फॉर्मूला। रजिस्टिविटी का फॉर्मूला बोलो। रो इज इक्वल टू कितना? अरे बोल दे भाई, एरिया को यहां भेजेगा, एरिया इंटू रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ। ठीक है, एरिया की यूनिट क्या होती है भैया? मान ले मीटर स्क्वायर, है ना, एक्चुअली होती तो यूनिट स्क्वायर है, मान ले मीटर स्क्वायर। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। रेजिस्टेंस यूनिट क्या होती है? ओम। मीटर से मीटर कल्याण कर दे, क्या हो गया भैया? ओम मीटर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी होती है ओम मीटर। अरे डेराइव हो गया क्या? क्या याद करना पड़ेगा? थोड़ा सा याद कर ले, ऐसा नहीं तो फॉर्मूला देख ले, फॉर्मूला से तुरंत निकाल सकता है। रेजिस्टेंस यूनिट ओम होती है, एरिया भेजेगा तो मीटर स्क्वायर, लेंथ को डिवाइड करेगा तो मीटर से डिवाइड कर देगा ये मीटर स्क्वायर को, तो एक मीटर से मीटर कैंसिल, बचा क्या? ओम इंटू मीटर। समझ में आ रहा है क्या कैसे किया तूने? ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो बेसिक था कि रेजिस्टेंस आया कैसे, माइक्रोस्कोपिक व्यू इंपॉर्टेंट है भाई। एटम अपने पोजीशन में वाइब्रेट कर रहे हैं, एटम जब वाइब्रेट करेंगे तो कांड हो जाएगा भैया, कांड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब मोशन पे आएगा तो उससे टकराएगा और बनाएगा हीट, और यही हीट जो होती है हम अपने बल्ब में यूज करते हैं। तो रेजिस्टेंस यहाँ से आ गया। अच्छा, रेजिस्टेंस से क्या फिर कोई काम वाम होता है भैया? तो हाँ, रेजिस्टेंस से काम होता है। देखो रेजिस्टेंस से पहला काम मैंने तो बता दिया क्या होता है, हीट जनरेट करता है। कहाँ गया? अरे कहाँ गया भैया? हीट जनरेट करने वाला, चलो मिटा दिया है ना, ये लिखा, इलेक्ट्रॉन लूजेस काइनेटिक एनर्जी एंड हेंस हीट इज जनरेटेड। रेजिस्टेंस का पहला जो यूज है वो मैं ये बोल सकता हूँ, रेजिस्टेंस जब कभी भी आएगा, करंट बहेगा सर्किट पे, करंट जब आपने बहाया तो करंट बहाने का मतलब क्या? चार्जेस को जब आपने मोशन पर लेके आया तो चार्जेस टकराएंगे आइटम से, हीट निकलेगी। तो पहला एप्लीकेशन रेजिस्टेंस का यही होता है कि भैया इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक हीटर, आयरन वायरन होते हैं ना, वो सब बेस्ड होते हैं रेजिस्टेंस पे ही। ठीक है, दूसरा ये चीज होता है, हमने ये चीज देखा कि भैया अब तुम ऐसे समझो, ऐसे समझो कि अपने घर से तुम लिख ले, तुमको स्कूल जाना है, अपने घर से लिख ले तुमको स्कूल जाना है। तुम्हारे स्कूल को दो रास्ते, एक रास्ता ये गया, एक रास्ता ये गया। अब इस रास्ते का ना जो सड़क थी बहुत गंदी थी, बहुत खराब थी, बहुत सारे स्पीड ब्रेकर थे, बड़े बड़े गड्ढे थे, और यहाँ पर एक स्मूथ सड़क थी। तुम कौन सी सड़क से जाना चाहोगे? तुम कौन सी सड़क से जाना चाहोगे? तुम बोलोगे भैया मैं तो स्मूथ वाली सड़क से जाना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि वहां पर तुम्हारे जो फ्लो है, तुम जो मोशन कर रहे हो उस पर ऑपोजिशन कम है। तो सेम चीज करता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा चाहेगा कि उसका रेजिस्टेंस कम मिले उसको। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा चाहेगा कि रेजिस्टेंस कम मिले। अरे रे कैसे बोल रहे भैया आप? ये मैं ऐसे बोल रहा हूँ भैया। ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर होता है। देखो भैया ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो रेजिस्टेंस में क्या यहाँ बोल सकता हूँ, ये होगा V बाय आई। देखो रेजिस्टेंस और करंट इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी में है, या तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि I जो होता है डायरेक्टली इज इक्वल टू आई को इधर भेज, आर को इधर भेज, तो V अपॉन आर। तो करंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा वहां करंट कम, जहां रेजिस्टेंस कम वहां पर करंट ज्यादा। मतलब
करंट जो होता है ना वो लो रेजिस्टेंस पाथ को चूज करता है। और तीसरा इसका जो आपका यूज होता है वो यूज होता है वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट करने में। कैसे वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट करने में भैया, कैसे बोल रहा है वोल्टेज ड्रॉप, तो ध्यान से समझ यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ वोल्टेज ड्रॉप को, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप को देख क्या होता है, ध्यान से समझ। जैसे मान ले तेरा की रजिस्टेंस है, रजिस्टेंस का जो सिंबल होता है ना भाई, ये ऐसा डिनोट करते हैं, उबड़ खाबड़ रास्ता। देखो तू चलना चालू किया, तेरे रास्ते में बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ आया, तो तेरे रास्ते में ये ऊबड़ खाबड़ तेरे को अपोजिशन तो दे रहा है, रेजिस्टेंस तो दे रहा है। तो रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसे, ठीक है। जब कभी भी इस रेजिस्टेंस पे एक करंट फ्लो करता है ना आई, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर एक करंट रेजिस्टेंस में जाएगा तो एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक वोल्टेज बना देगा V। अब ये प्लस माइनस कैसे, जहां से करंट घुसता है वहां पर आता है प्लस, जहां से करंट लीव करता है वहां पर आता है नेगेटिव। तो प्लस माइनस वोल्टेज, ये वोल्टेज क्या कर रहा है, ये वोल्टेज ड्रॉप कर दे रहा है। ड्रॉप करने का मतलब ये होता है ये वोल्टेज खा लेता है अपने आप, खा लेता है अपने अंदर, समा लेता है। करंट को नहीं समाता भाई, करंट तो यहां से जो एंटर करी यही वहीं से लीव भी उतना ही करेगी, करंट तो आई लीव करेगी, बट होगा क्या, इसने जो वोल्टेज यहां पर आएगा वो थोड़ा सा अपने अंदर समा लेगा, ड्रॉप कर जाएगा। अब ये वोल्टेज ड्रॉप की कहानी क्या है, जब थोड़ा सा बड़े हो जाओगे ना, बीटेक करोगे, तब आपको समझ में आएगा ये वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है। या तो अगली वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में कभी हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि ये वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है। तो आई थिंक इन दिस वीडियो हमने बहुत बेहतरीन तरीके से रजिस्टेंस को और स्पेसिफिक रजिस्टिविटी को फील किया है ना, और मज़े भी किया है बहुत क्लास में। तो इसी एनर्जी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे जो हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 8 होगा। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।